कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के इस खास इस विशेष गहन विश्लेषण में सुनने वालों का स्वागत है। जी बिल्कुल, स्वागत है सबका। आज तारीख है 3 मार्च 2026 और आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एकदम सही। पिछले 48 घंटों में यानी 1 मार्च से लेकर आज 3 मार्च तक देश की अदालतों में जो कुछ हुआ है वो किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा आज का उद्देश्य स्पष्ट है। पिछले 2 दिनों में अदालतों से आए उन टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण खबरों की गहराई में जाना, जिन्होंने कानूनी हलकों में काफी हलचल मचा दी है। और हम सिर्फ आदेशों के पन्ने नहीं पलटेंगे, हम ये समझेंगे कि ये फैसले किस तरह हमारे समाज और भविष्य का ताना बाना बुन रहे हैं। और आज के विषयों की विविधता देखिए। हम बात करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदालतों के लिए सिरदर्द बन गया है। हाँ, एआई के मामले तो काफी बढ़ गए हैं जी। और देश के बड़े सियासी मामलों में क्या नए मोड़ आए हैं और कैसे कोर्ट के कुछ फैसले सीधे आम आदमी की जिंदगी और उसके अधिकारों से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए इन सारी खबरों को एक एक करके खोलकर समझते हैं। जी, सबसे पहले तकनीक की बात करते हैं। हाँ, उस तकनीक के जिसने पूरी दुनिया को दीवाना बना रखा है, एआई। लेकिन न्यायपालिका के लिए ये एक नया खतरा बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है। और फटकार लगनी भी चाहिए थी। हुआ ये कि ट्रायल कोर्ट ने एआई से बनाए गए फर्जी केसों का हवाला दे दिया, जो केस असल में कभी लड़े ही नहीं गए थे। मतलब ये तो बहुत ही। हाँ, इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से न्यायिक कदाचार माना है, मिसकंडक्ट। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं है, ये वकीलों की शॉर्टकट लेने की खतरनाक आदत है। बिल्कुल। एआई अक्सर हेलुसिनेट करता है, मतलब वो झूठी जानकारी बहुत आत्मविश्वास से गढ़ देता है। और अगर अदालतें काल्पनिक फैसलों पर भरोसा करने लगेंगी तो न्याय की पूरी बुनियाद ही खतरे में पड़ जाएगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। और एआई का ये मायाजाल सिर्फ फर्जी केस तक सीमित नहीं है, अब डीप फेक भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, मैंने पढ़ा गुजरात और दिल्ली हाईकोर्ट में डीप फेक के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। जी, गुजरात हाईकोर्ट में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को डीप फेक से बचाने के लिए सुनवाई हुई। और दिल्ली हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्ध बापू को डीप फेक से बचाने के लिए अंतरिम राहत दी है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है डिजिटल पहचान का संकट। जब एक मशीन आपकी आवाज और चेहरे की हूबहू नकल कर सकती है तो सच और झूठ को साबित कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये अब एक डिजिटल हथियार बन गया है। अदालतें समझ रही हैं कि नागरिकों को इन सब से बचाना होगा। खैर, तकनीक की इस भूल भुलैया से बाहर निकलकर अब जरा सियासत और कानून के टकराव की बात करते हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस वाला मामला, जी, जिसे शराब घोटाला भी कहा जाता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है, मतलब बरी कर दिया है। इस आदेश में अदालत की टिप्पणियां बहुत सख्त रही हैं। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर सीधे सवाल खड़े किए और इसे काल्पनिक बताया। और बिना सबूतों के आधारित बताया। लेकिन ताजा अपडेट ये भी है कि सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ तुरंत अपील दायर कर दी है। जी बिल्कुल। और यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना नहीं है। हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दोनों पहलू सामने रख रहे हैं। एकदम सही। एक तरफ निचली अदालत को सबूत नाकाफी लगे और दूसरी तरफ जांच एजेंसी का दावा है कि उनके पास पर्याप्त आधार है। अब ये लड़ाई ऊपरी अदालतों में लड़ी जाएगी। और इसी तरह राजनीतिक असहमति के अधिकार पर भी एक अहम फैसला आया है। हाँ, वो नई दिल्ली वाले एआई समिट का मामला, जहां यूथ कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उदय भानु छिप भी शामिल थे। दिल्ली कोर्ट ने इन 9 सदस्यों को बेल दे दी है। और कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में एक अहम टिप्पणी की कि राजनीतिक असहमति कोई अपराध नहीं है। पॉलिटिकल डिसेंट लोकतंत्र का हिस्सा है। जब तक आप हिंसा नहीं करते, सिर्फ असहमति जताने पर सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संदेश है जांच एजेंसियों के लिए भी। और देखिए, अदालतों को सिर्फ राजनीति नहीं, शिक्षा व्यवस्था पर भी नजर रखनी पड़ रही है। एनसीईआरटी वाला विवाद। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की उस किताब पर बैन लगा दिया है जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर एक चैप्टर था। और केंद्र सरकार ने इसके लिए बाकायदा माफी मांगी है। माफी मांगनी ही थी। बिना ठोस संदर्भ के ऐसी बातें बच्चों को पढ़ाना संस्था की गरिमा गिराता है। और इसी बीच एनसीईआरटी की सामग्री से जुड़ा एक और मामला आ गया। हाँ, एक याचिका में आपत्ति जताई गई है कि किताब में झुग्गीवासियों को अतिक्रमणकारी या इनक्रोचर्स कहा गया है। इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। ये शब्द सच में असंवेदनशील हैं। बिल्कुल। अब जरा आम आदमी और कॉर्पोरेट जवाबदेही की तरफ चलते हैं। अक्सर आम नागरिक बड़ी कंपनियों से लड़ने से कतराते हैं, लेकिन जब वो लड़ते हैं तो अदालतें कैसे उनके साथ खड़ी होती हैं, ये आकाशा एयर वाले फैसले से साफ होता है। हाँ,
अकासा एयर को दिल्ली की एक कोर्ट ने करारा झटका दिया है। उन्होंने फेस्टिव सीजन के 640 टिकट रद्द कर दिए थे। और अब एयरलाइन को एक ट्रैवल एजेंट को 1 करोड़ 8 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया गया। 1 करोड़ 8 लाख, ये बहुत बड़ी रकम है और एक सख्त संदेश है। बिल्कुल, और सिर्फ एयरलाइन ही नहीं, मेक माई ट्रिप पर भी भारी जुर्माना लगा है। जी, एक उपभोक्ता अदालत ने मलेशिया एयरलाइंस की रद्द हुई फ्लाइट के लिए रिफंड का आदेश दिया है। हाँ, और झूठे आश्वासन देने के लिए मेक माई ट्रिप पर यह जुर्माना लगाया गया। ये फैसले साफ करते हैं कि मुनाफे के लिए उपभोक्ता अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता। और जब बात मुनाफे के लिए लापरवाही बरतने की हो, जिससे किसी की जान चली जाए, तो अदालतें और भी सख्त हो जाती हैं। जनकपुरी बाइकर मौत मामला इसका सबसे ताजा उदाहरण है। जी, दिल्ली की एक अदालत ने ठेकेदारों की बेल खारिज कर दी। और जो बात उन्होंने कही वो बहुत अहम है। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर लापरवाही को माफ नहीं किया जा सकता। मतलब नागरिकों की जान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे ठेकेदार कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। बिल्कुल, तस्वीर के इस बड़े पहलू को देखना जरूरी है। खैर, अब इन गंभीर मुद्दों से थोड़ा सिनेमा और मनोरंजन के अदालती ड्रामा की बात करते हैं। बॉलीवुड की कहानियों से ज्यादा ड्रामा तो आजकल कोर्टरूम में हो रहा है। सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले द केरला स्टोरी 2 का विवाद। इसमें तो 2 अलग-अलग हाई कोर्ट्स के दिलचस्प आदेश आए हैं। हाँ, केरल हाई कोर्ट की एक बेंच ने फिल्म की रिलीज पर लगी रोक को हटा लिया है, जबकि दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट ने बीएसएनएल और केबल ऑपरेटरों को इसके अवैध प्रसारण पर रोक लगाने को कहा है। मतलब रिलीज होने दो लेकिन पायरेसी मत होने दो। बिल्कुल सही, संतुलन। और इसके अलावा एक मिमिक्री का केस भी काफी चर्चा में है। कांतारा मिमिक्री केस, जहां बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को कर्नाटक हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जी, ये राहत 9 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये कॉपीराइट और फेयर यूज की बहस को एक नया मोड़ देगा। और सिनेमा जगत से ही एक और बहुत बड़ी खबर है। मशहूर अभिनेता राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। ये मामला उनकी फिल्म अता पता लापता से जुड़ा है, जहां 9 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गया था। 9 करोड़ का चेक बाउंस, ये दिखाता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो। बिल्कुल। अब हम अपनी चर्चा के उस हिस्से में आते हैं जहां कुछ बेहद अहम और रोचक अदालती टिप्पणियां आई हैं। हाँ, सबसे पहले चीफ जस्टिस सूर्यकांत की वो T20 वाली एनालॉजी, वो बहुत ही दिलचस्प थी। उन्होंने वकीलों की विशेषज्ञता पर जोर देते हुए कहा कि कोई ये उम्मीद नहीं करता कि सूर्य कुमार यादव डेथ ओवरों में गेंदबाजी करे। मतलब जिस वकील की जो विशेषज्ञता है उसे उसी पर ध्यान देना चाहिए। एकदम सही। और इसी तरह एक बहुत ही अनोखा फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट से आया है पॉक्सो मामले को लेकर। जी, गलतफहमी में एक पॉक्सो केस दर्ज हो गया था, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। लेकिन एक शर्त पर, आरोपी को सर्वाइवर बच्ची की पढ़ाई के लिए 1.5 लाख रुपए का मैकबुक खरीद कर देना होगा। ये सुधारात्मक न्याय की एक बेहतरीन मिसाल है। और समाज को दिशा देने वाला एक और बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का रहा, अंतर धार्मिक जोड़ों को देकर। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 2 बालिगों का अपनी मर्जी से साथ रहना कोई अपराध नहीं है। और यूपी का जो धर्मांतरण कानून है वो उन्हें शांति से साथ रहने से नहीं रोक सकता। ये निजता और पसंद के अधिकार की बड़ी जीत है। इसी तरह महिलाओं के अधिकारों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है। घरेलू महिलाओं के काम की कीमत को लेकर। जी, अक्सर कहा जाता है कि बेरोजगार पत्नी घर में करती क्या है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि घरेलू काम का भी आर्थिक मूल्य होता है। इकोनॉमिक वैल्यू और भरण पोषण तय करते समय इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। और भरण पोषण से ही जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक मामला भी सामने आया, जहां एक पति ने अदालत में दावा किया कि उसकी कमाई सिर्फ 325 रुपए प्रतिदिन है। मतलब महीने के 9,000। तो वो 12,000 का गुजारा भत्ता कैसे दे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को असंभव करार दिया और सख्त फटकार लगाई। अदालतें अब इन पैंतरों को अच्छे से समझती हैं। बिल्कुल। और अदालतों के अपने रुतबे की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी ध्यान देने लायक है। हाँ, उन्होंने कहा कि डायस पर बैठा एक न्यायिक अधिकारी यानी जज, कलेक्टर, पुलिस प्रमुख और यहाँ तक के राज्य के राजनीतिक प्रमुख से भी ऊंचा होता है। ये न्यायपालिका की आजादी और उसके इकबाल को स्थापित करता है। और सत्ता के रसूख को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक मंत्री को फटकार लगाई है। तमिलनाडु के मंत्री एस रघुपति को तिरुपरन कुंद्रम दीपम मुद्दे पर। जी, कोर्ट ने कहा कि वो इस धार्मिक मुद्दे को शरारतपूर्ण राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। मिस्चीवियस पॉलिटिकल स्पिन। कोर्ट इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अब आखिरी 2 खबरों की बात करते हैं।
पंजाब की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। RGNLU ने उन्होंने अपने नाम से राजीव गांधी शब्द हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि एक अहम संस्थागत बदलाव है। और हमारी आज की आखिरी खबर एक ऐसे नियम के बारे में है जो आम आदमी के लिए बहुत काम का है। डाक वापसी नियम। जी, एक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पोस्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वो डाक वापस भेजने वाले को नहीं लौटाई जा सकती, बल्कि उसे उस मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस को सौंपा जाना चाहिए, लीगल हेयर को, जी। ताकि अहम दस्तावेज परिवार तक पहुंच सके। बहुत ही व्यवहारिक फैसला है ये। तो ये थी वो 20 खबरें जिन्होंने पिछले 48 घंटों में सुर्खियां बटोरी। अगर हम इन सब खबरों का इन 20 फैसलों का सार निकालें तो एक बात बिल्कुल साफ झलकता है। जी, न्यायपालिका केवल पुराने कानूनों तक सीमित नहीं है, वो AI जैसे भविष्य के खतरों से लेकर आम आदमी के फ्लाइट टिकट और घर की महिलाओं के अधिकारों तक हर मोर्चे पर समाज को दिशा दे रही है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और सुनने वालों को भी ये समझना चाहिए कि ये केवल अदालती आदेश नहीं है, ये वे नियम है जो ये तय करते हैं कि एक समाज के रूप में हम आज कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। और चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। आज हमने देखा कि कैसे AI का इस्तेमाल अदालत में फर्जी केस बनाने के लिए हुआ और कोर्ट ने निंदा की। लेकिन जरा सोचिए, मुकदमों का बोझ बहुत है। अगर भविष्य में इस बोझ को कम करने के लिए खुद अदालतों में AI को ही फैसले सुनाने की कुर्सी पर बैठा दिया गया तो क्या मशीनी एल्गोरिथम कभी इंसानी संवेदनाओं और न्याय के उस सूक्ष्म अंतर को समझ पाएगा जो एक इंसान समझ सकता है? ये सच में ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। इंसान का विवेक बनाम मशीन का डेटा, इसका जवाब तो शायद भविष्य के पास ही है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। ये खास पेशकश कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के लिए थी। अगली बार फिर मिलेंगे।